बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम अपना जीएटी सिस्टम जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी हमने एम्ब्रियो कर ली थी और आज जो हम एनाटॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एनाटॉमी में जो हम इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ेंगे और वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जो कि यूएसएल स्टेप 1 की बुक में नहीं दी गई, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनआरई स्टेप 2 के पॉइंट से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो जीएटी है वो एनआरई में बड़ा हॉट टॉपिक है, ठीक है, हॉट सिस्टम है। इसमें से जनरल सर्जरी तो आप सबको पता है कि जीआईटी से रिलेटेड है, तो इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। जिसका जीआईटी हो गया, मेडिसिन हो गया, बेसिक हो गया, सर्जरी हो गया, उसका आई थिंक सो के 50% एनआरई हो गया, ठीक है। तो इस पे जो इस सिस्टम पे जो है आपने अपना फुल कंसंट्रेट करना है, ठीक है। ओवरऑल सर्जरी इंक्लूड है बिकॉज ऑफ आपकी जनरल सर्जरी सारी इसी पर मुनहसर करती है तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जीआईटी एनाटॉमी की तरफ से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो एक फैटी लेयर से कवर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो योर abdominal organs are covered by a fatty layer called पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये पेरिटोनियम पैराइटल भी होती है, विसरल भी होती है, हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, जारी बात है आपकी जो एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी है उसमें ऑर्गन्स हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फैशा, ठीक है, दैट इज नोन एज फैशा, ठीक है। लेकिन अब इसको जो है हम नेक्स्ट जो है हम जो आगे इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज फैशा, फैशा क्या होता है और बाकी जो लेयर्स हैं वो क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स कितने हैं, ठीक है। अब जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स हैं वो हम 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको 9 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनको 4 में डिवाइड करेंगे। 9 कह रहा हूँ, आई थिंक सो 9 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राइट अपर क्वाड्रेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट लोअर क्वाड्रेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर पॉइंट दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकस, ठीक है। अब ये इन क्वाड्रेंट्स का बड़ा रोल है, वो इसलिए कि ये क्वाड्रेंट अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को यहाँ पेन हो रही है इस क्वाड्रेंट में तो वो बताता है कि यहाँ कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, या किस ऑर्गन में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आपको पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है जो आपके प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स, उनमें आ जाओ लीवर, ठीक है, और उनमें आ जाओ गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आपका जो ऑर्गन पड़ा होता है वो होता है स्प्लीन, ठीक है। राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ तो आपका इलियोसिकल वेल होती है, ठीक है। और आप सबको पता है यहाँ पर अपेंडिक्स भी होती है इलियोसिकल वेल के बिल्कुल साथ या उसके नीचे, ठीक है। अपेंडिक्स की डिफरेंट पोजीशन होती है, पैरासिकल होती है, रेट्रोसिकल हो सकती है, सबसिकल हो सकती है, 5 पोजीशन होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इलियोसिकल वेल के अकॉर्डिंग जो है वो फिर इसकी अपेंडिक्स की पोजीशन हो सकती है, सबसिकल भी हो सकती है, रेट्रोसिकल भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी है पोजीशंस आप हम इंशाल्लाह सर्जरी में देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की बात आ जाओ तो सिग्मोइड कोलन आ जाता है इसमें, ठीक है, और इसमें जो है रेक्टम आ जाता है। बाकी रीजन हाइपोगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम, गैस्ट्रियम जो है इस तरह के रीजन जो है, हाइपोकोंड्रियम, राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, ठीक है। ये जो रीजन हैं इनको आप एक बार देख लेना, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है मोटा मोटा सा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट बिकॉज ऑफ मोस्टली जो केसेस आते हैं वो इस तरह से आपको पेन डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, तो इस तरह आपको केसेस बना के दे सकते हैं। लेकिन बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि वो, हाँ, एपिगैस्ट्रिक रीजन आपको पता होना चाहिए। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है बेसिकली आपका जो है जो पेंक्रियाज होता है ना उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, साथ में अगर पेशेंट कहे कि मुझे बैकवर्ड पेन हो रहा है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन विद बैकवर्ड रेडिएशन, ठीक है, तो पेंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। और ये बड़ा हॉट टॉपिक है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी तो तब मैंने मेरी सर्जरी में थी जो पोस्टिंग हुई थी, तो उधर मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो सर्जन साहब ने, जनरल सर्जन थे वो भी, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि भाई बताओ, अब मैं पेशेंट्स की कट कर रहा हूँ लेयर, बताओ ये कौन सी है, कौन सी है। और उस टाइम जो है मैं टोटली बंक था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एनआरई पॉइंट ऑफ एनआरई स्टेप 2 के पॉइंट जो जनरल सर्जरी के स्टेशन है वहां पर प्रोफेसर अक्सर पूछते हैं कि भाई हमें लेयर बताओ, और जिसने लेयर बता दी वो अगला क्वेश्चन पूछते नहीं है, वो पास कर देते हैं आपको स्टेशन से, ठीक है। तो लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अब लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल में अगर मैं आपको बताऊं दिस इज योर एब्डोमिन, ठीक है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये आपका है लेटरल एरिया, ठीक है, और ये है आपका एंटीरियर एरिया, ठीक है। अब लेटरल और इंटीरियर में जो है
लेयर जो है वो सेम होती है, लेकिन मसल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लाइक इंटीरियर वॉल में जो है आपका रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, एक और एक पैरामिडालिस पर बड़ा छोटा सा मसल होता है, वो होता है, ठीक है। आपके ये जो सिक्स पैक्स बनते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, उसकी वजह से बनते हैं इंटीरियर वॉल में, ठीक है। बाकी लेटरल वॉल वाला ही सारा सीन है, सिर्फ दो मसल्स होते हैं इंटीरियर वॉल में एक्स्ट्रा। द फर्स्ट वन इज द रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, और द सेकंड वन इज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेक्टस एब्डोमिनस एंड द सेकंड वन इज पैरा मिडालिस, ठीक है। ये बड़ा स्मॉल सा मसल होता है, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा मसल होते हैं इन एंटीरियर वॉल, ठीक है, और इनको एक कवरिंग मिल रही होती है रेक्टस शीट जिसको हम कहते हैं। वो बेसिकली एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल जो है, जो लेटरल वॉल से आ रहे होते हैं, उनकी जो है एपिन्यूरोसिस होती है, जो कि रेक्टस शीट बनाती है, और ये जो है रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जो है वो कवर करती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे व्हाट इज रेक्टस शीट, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एंड जो अब बाकी हमने पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन। एंटीरियर को मैंने बता दिया कि उसमें सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडालिस जो है ये एक्स्ट्रा टू मसल्स होते हैं। बाकी अब जो है हम बनेंगे लेयर्स ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द एब्डोमेन। तो यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं, लेयर्स ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। तो सबसे पहले यू आर अ सर्जन, आपने स्कापल से जो है कट लगाया, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज को कट लगाओगे? तो भाई साहब आपकी स्किन होती है, तो स्किन जो है आपकी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद आप कट जब लगा देते हो, जब डीप जाते हो, स्किन के नीचे जो आपको लेयर नजर आती है, दैट इज नोन एज फैशा, ठीक है। और फैशा हम ऊपर पढ़ के आएंगे, आपके जो एब्डोमिनल कैविटी जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, बेसिकली ये आपके जो मसल्स को कनेक्ट करती है, स्किन और मसल को कनेक्ट करने वाली जो लेयर होती है उसको हम फैशा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फैशा है, इसके बारे में सर्जन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो फैशा है ये बेसिकली दो तरह का होता है, सुपरफिशियल होता है, ठीक है, और ये डीप होता है, सुपरफिशियल फैशा एंड डीप फैशा। अब ये जो सुपरफिशियल फैशा है, इसका एक क्लासिकल नाम है, उसको हम कहते हैं कैंपर्स फैशा, कैंपर्स फैशा, ठीक है। सर्जन ये क्वेश्चन पूछते होते हैं जब आप आपकी पोस्टिंग होगी, जब आप हाउस जॉब करोगे, तो जो मेजर सर्जन होता है, ठीक है, वो आप तो एज ए बस यूं कह लो कि अब बेगानी शादी में दुल्ला दुमाना जैसा हिसाब होता है ओटी में आपका। तो वो आपसे क्वेश्चंस करते होते हैं कि व्हाट इज आफ्टर स्किन, ठीक है, विच फैशा आपको मिलता है, ठीक है। तो वो सुपरफिशियल फैशा होता है, और उसका वो पूछते हैं कि भाई दूसरा नाम बताओ हमें, कैंपर फैशा होता है या कैंपर फैशा उसको कहते हैं। अब जो डी फैशा है, इसको हम क्लासिकल नाम देते हैं, इसका नाम है स्कापा फैशा, स्कापा भी कहते हैं, कुछ लोग स्कापा फैशा कह सकते हैं, स्कापा फैशा। लेकिन फैशा स्कापा जो है, फैशा कैंपर फैशा स्कापा, ये मेरा ख्याल है सूटेबल नेम है दोनों को, ठीक है। फैशा पहले ले आओ, बाकी आपकी मर्जी है। ये दोनों होगी दूसरी लेयर, ठीक है। फैशा जो है वो दूसरी लेयर बनाती है। अब आ जाओ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है, ये थर्ड एक्सटर्नल ओब्लिक हो गया, तो जारी बात है इंटरनल भी होगा, तो इंटरनल ओब्लिक मसल, ये फोर्थ लेयर होगी, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस शीट हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी पढ़ेंगे। रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करने वाली जो शीट होती है, बेसिकली वो इन दोनों के एपन्यूरोसिस से बनी होती है, जिसको हम रेक्टस शीट कहते हैं, जो कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जो है वो कवर करती है। लेकिन चूंकि हम ये लेटरल पढ़ रहे हैं, तो इंटीरियर में तो जारी बात है, इंटीरियर में सिर्फ रेक्टस होता है, तो लेटरल में जो है वो रेक्टस नहीं होता, ठीक है। फोर हो गया। अब फाइव पर आ जाओ, तो आपको देखने को मिलता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये हो गया आपका पांचवा। उसके बाद आपको फैशिया ट्रांसवर्सालिस देखने को मिलता है, फैशिया ट्रांस वर्सालिस देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी पेरिटोनियम की लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पैरेटल पेरिटोनियम देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एक आपकी पेरिटोनियम की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं विसरल, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। और जारी बात है, जब विसरल पेरिटोनियम को ओपन कर लोगे, तो आपके पास जो है वो विसरल ऑर्गन्स सामने आ जाएंगे। द पॉइंट इज वर्थ मेंशनिंग हियर एंड दैट इज कि इन लेयर्स को रट लो पानी की तरह, इस पानी आप कागज पे लिखो और पानी में घोल कर पी जाओ, बिकॉज इट इज वेरी वेरी हॉट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनआरई स्टेप 2, जो कि आपका सीके क्लिनिकल ओस्की टाइप एग्जाम होता है, उसमें जो है वो आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, सर्जरी जनरल सर्जरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उसने एक क्वेश्चन ही पूछ लिया और आपने बता दिया, तो भाई वो उसी पे ही आपको पास कर सकता है, ठीक है। उनका काम होता है पास करना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज का आंसर नहीं दोगे, तो वो दोबारा कोई और चीज पूछेगा। तो दैट मींस कि अगर आपको ये आपको आता होगा, कोई भी चीज आती होगी, मैं यही नहीं कह रहा कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं भी पूछ ले, और अगर आपने ये बता दिया, आपने ये लेयर्स बता दी, वो कहेगा भाई पास, मूव टू द नेक्स्ट
स्टेशन, ठीक है। तो इतनी सी बात होती है, पास उन्होंने करना करना होता है, ठीक है। तो ये जो बस, लेकिन ये ना अब कीजिएगा कि पढ़ के ही नहीं जाना, तो ऐसा नहीं होता, पढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये लेयर्स हमने पढ़ ली। अब आ जाओ फैशा। व्हाट इज फैशा, ठीक है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि ये जो है आपका फैशा जो है स्किन के नीचे होता है फैशा। इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर व्हिच कनेक्ट्स द स्किन विद द मसल, ठीक है, इसको हम फैशा कहते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स स्किन विद मसल्स, दैट इज कॉल्ड फैशा। और हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज द फैशा कैंपर, ठीक है, और द सेकंड वन इज द स्कापा फैशा, ठीक है। अब ये जो दोनों फैशा है ना, जिसको हम सुपरफिशियल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम डीप भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों फैशा है, ये हैंगिंग लाइक हैंग होते हैं, और ये आपके जो है थाई तक जाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जाते हैं, और ये आपके पेरिनियम तक भी जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्कापा फैशा है, ठीक है, सबसे हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे व्हाट इज स्कापा फैशा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कापा फैशा, ठीक है। अब ये नीचे डाउनवर्ड डिसेंड होते हैं, ठीक है। तो थाई में जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये आपके पेरिनियम में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो है स्क्रूटम में जाते हैं, और ये आपके पेनिस में भी जाते हैं, ठीक है। जो आपने बात याद रखनी है कि ये डिफरेंट रीजन में इस कापा फैशा का डिफरेंट नाम है। थाई में इसको हम फैशा लेटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैशा लेटा, ठीक है। पेरिनियम में इसको हम कहते हैं कोलेस फैशा, ठीक है। स्क्रूटम में इसको हम कहते हैं डार्टस फैशा, ठीक है। ये याद रख लो लाजमी। और ये पेनिस में जो है एब्सेंट होता है, स्कापा फैशिया जो है वो पेनिस में जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैंपर फैशिया, ठीक है। वही ऊपर वाली कहानी, लेकिन जो हमने स्कापा फैशिया भरा है वो डिफरेंट, थाई में उसका कुछ और नाम था, उसके बाद पेरिनियम में कोलेस फैशिया नाम था, स्क्रूटम में उसका नाम डार्टस फैशिया था, और पेनिस में एब्सेंट था। लेकिन कैंपर में एक खुशखबरी ये है कि ये जिस जिस रीजन में जाएगा उस रीजन का उसका नाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थाई में है तो हम कहेंगे इसको सुपरफिशियल फैशिया ऑफ द थाई, ठीक है। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं सुपरफिशियल फैशिया ऑफ द पेरिनियम, और उसके बाद हम इसको कह सकते हैं सुपरफिशियल फैशिया ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन ये स्क्रूटम में जो है एब्सेंट होता है। जो आपका स्कापा फैशिया है, ठीक है, वो आपका पेनिस में एब्सेंट होता है, और जो कापा कैंपर फैशिया वो आपका जो है स्क्रूटम में एब्सेंट होता है। तो ये जो है आपने इस चीज को जो है वो लाजमी रट लेना है, क्योंकि ये रट्टे वाली चीज है और आपको रटना ही पड़ना है, ठीक है। अब आ जाओ व्हाट इज रेक्टस शीट, ठीक है। तो एब्डोमिनल इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स में आपको बता के आया था कि उसमें दो एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द रेक्टस एब्डोमिनस एंड द सेकंड वन इज योर pyramidal muscle, that is very very short, ठीक है। and rectus sheet is the what is rectus sheet, ठीक है। rectus sheet is a covering which surrounds the rectus abdominis muscles and the some important vessels, और आपका जो pyramidal muscle है उसको भी जो है ये सराउंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो रेक्टस शीट की फॉर्मेशन है ना, ये दो तरह की होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है अम्बिलिकस है। अबव द अम्बिलिकस रेक्टस शीट की फॉर्मेशन कुछ और है, बिलो द अम्बिलिकस रेक्टस शीट की फॉर्मेशन कुछ और है, ठीक है। लेकिन दोनों की जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्मेशन होती है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। रेक्टस शीट से बात याद रखो, रेक्टस शीट कवर्स द रेक्टस एब्डोमिनस एंड सम इंपॉर्टेंट वेसल एंड द पिरामिडालिस मसल, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अबव द अम्बिलिकस क्या होती है एंड बिलो द अम्बिलिकस क्या होती है, ये अब हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दे दो कि अबव द अम्बिलिकस, ठीक है। तो मैं एक ड्राइंग के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं लिख दूं क्या होता है। अब ये जो अबव द अम्बिलिकस होता है ये भी दो दो में डिवाइड होता है, इंटीरियर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। अब इसके इंटीरियर भी कुछ जा रहा है और पोस्टीरियर भी जा रहा है, तो इसलिए जो है हम ये जो शीट है ये इस तरह से कवर होती है लाइक दिस वन, ठीक है। और ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस है, ये आपका इंटीरियर हिस्सा हो गया रेक्टस का शीट का, और ये पोस्टीरियर हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसमें इंटीरियर भी होता है और इसमें जो है पोस्टीरियर वॉल भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटीरियर रेक्टस शीट है ना, ठीक है, ये वाली फॉर एग्जांपल दिस वन, इट इज मेड बाय एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंड द इंटरनल ओब्लिक मसल ऑफ द हाफ, ठीक है। ये किससे बनती है, एक्सटर्नल प्लस हाफ ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। मैंने बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक जो है आपको लेटरल साइड पर होते हैं, दिस इज योर लेटरल वॉल, ठीक है। और ये लेटरल वॉल से जो एक्सटेंशंस होती हैं एपिन्यूरोसिस की, जिस जो के शीट बनाती हैं वो आपके जो है
रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करते हैं और उस शीट को हम नाम देते हैं रेक्टस शीट, ठीक है। अब एंटीरियर वॉल का समझ लो कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्यूटीफुल रेक्टस मसल, ठीक है। हम सिर्फ रेक्टस मसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक लेयर आती है, वो कहता है कि जो इंटीरियर वॉल है वो बनती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से और 50% ऑफ योर इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लेयर आती है दैट इज नेम एज, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्लू से बना रहा हूँ दैट इज योर इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरनल ओब्लिक मसल बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि एक्सटर्नल ओब्लिक पूरा का पूरा जो है वो इंटीरियर वॉल बनाता है, लेकिन इंटरनल ओब्लिक मसल जो है वो हाफ जो लेयर होती है इंटरनल ओब्लिक की जो है 50% वो बनाती है इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीट अबव द अम्बिलिकस, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि तो जो वो 50% वो कहाँ पर जाता है, तो भाई पोस्टीरियर जो है, जो पोस्टीरियर वाल है या पोस्टीरियर रेक्टस शीट है वो बनती है हाफ ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल प्लस अ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है। हम सबने पढ़ा ना कि एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के बाद हम लेयर ऊपर पढ़ के आए, उसके बाद आपका एक मसल होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उस वो भी इसमें जो है पोस्टीरियर वाल में बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख लो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब होता ये है कि आपका जो इंटरनल ओब्लिक है होता वो सिंगल ही है, लाइक दिस, ये सिंगल ही है, ठीक है। लेकिन ये दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट हाफ इज अबव द एंटीरियर फ्रॉम द इंटीरियर रेक्टस शीट, ठीक है। और जो सेकंड हाफ होता है वो बनाता है आपका पोस्टीरियर रेक्टस शीट। अब समझ आ गई। और वो तीसरी बात कहता है कि जो पोस्टीरियर रेक्टस शीट होती है उसमें आपका एक और लेयर इन्वॉल्व होती है और वो है आपकी जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। होप सो मैंने जो है इस आइडिया को जो है बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। लेकिन ये था रेक्टस शीट अबव द अम्बिलिकस, ठीक है। अब आ जाओ रेक्टस शीट जो है बिलो द अम्बिलिकस, उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है। तो यहाँ पर मैं आपका ब्यूटीफुल रेक्टस मसल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे यहाँ पर लिखने दो कि ये भी जो है आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर में होता है। अभी जो इंटीरियर है ये बेसिकली इंटीरियर रेक्टस शीट फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। और फॉर्म सॉरी एक्सटर्नल इंटीरियर जो है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यहाँ पर लेकिन एक बात है ट्विस्ट है, वो ये है कि यहाँ पर फुल इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर आपका जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हमने पढ़ लिया वो होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, लेट मी ड्रा एग्जांपल हियर। और पोस्टीरियर पे एम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। लाइक इस तरह होता है, दिस इज योर रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है। और ये आपका फुल जो है इंटरनल ओब्लिक मसल, और ये आपका जो है ट्रांसफर एब्डोमिनस मसल, और इसके नीचे जो है आपका जो है क्या होता है, आपका जो है रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। बिलो द अम्बिलिकस इसकी डिफरेंट एनाटमी है, अबव द अम्बिलिकस इसकी डिफरेंट एनाटमी है, ठीक है। तो ये जो बात है आपने लाजमी याद रखनी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, ठीक है। वो इसलिए भी कि इसमें कंटेंट्स हमने देखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कंटेंट्स होते हैं, सबको पहले पता है कि व्हाट इज द फर्स्ट कंटेंट एंड दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। दूसरा मैंने ऊपर बताया कि पिरामिडालिस मसल एक होता है, वो वेरी शॉर्ट होता है, वो एक मसल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायलिस मसल। और तीसरी बात इसमें जो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लिनिकल है, अगर रेक्टस शीट में हेमाटोमा आपको देखने को मिले तो कौन सी वेसल इंजर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज आ गया कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है, अगर हेमाटोमा आपको रेक्टस शीट में नजर आ रहा है देन देयर इज अ चांसेस, नो चांसेस, द लाइकली इंजर्ड आर्टरी हियर इज अ सुपीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पर इसको जो है वो मार्क कर लो, ठीक है। ये था, हमने मसल्स पढ़ लिए थोड़े बहुत और हमने जो है स्किन लेयर्स पढ़ ली। तो यही कुछ पूछा जाना है स्पेशली एनालिसिस स्टेप 2 में, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो रट लो जरा अच्छे से, ठीक है। तो अब आ जाओ व्हाट इज इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है। तो इंग्यूनल लिगामेंट के साथ साथ हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया भी कर लेंगे। इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पॉपर्ट लिगामेंट, आल्सो नोन एज
पोपर्ट लिगामेंट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है ना, ठीक है, उसकी थिकनिंग होती है और उसकी थिकनिंग और फोल्डिंग होती है जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक होती है, इसको जो हम इंग्यूनल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंग्यूनल लिगामेंट इज द थिकनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है, तो ये आपने बात जो है याद रखनी है। अब आ जाओ, इंग्यूनल लिगामेंट पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है व्हाट इज इंग्यूनल किनाल, ठीक है जी। तो इंग्यूनल किनाल जो है प्रेजेंट अबव द इंग्यूनल लिगामेंट, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से जो है कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो पास होते हैं और जो ये रन्स ओब्लिकली कर ली होती है, ठीक है। पहले तो इसकी आपने पढ़नी है बाउंड्रीज, ठीक है, जिसको बाउंड्रीज पता लगी उसके लिए जो है इंग्यूनल कैनाल हलवा हो जाएगी। तो बाउंड्रीज इसकी चार हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, रूफ और फ्लोर। अब जो एंटीरियर बाउंड्री है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनती है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और इस एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में एक होल होता है जिसको हम सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग कहते हैं, सुपरफिशियल इंग्यूनल रिंग कहते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर में जो है वो बनती है, पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और इसमें रिंग होती है जिसको हम कहते हैं डीप इंग्यूनल रिंग, ठीक है। रूफ होती है, तो रूफ जो है बेसिकली आर्चिंग होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है, ये दोनों एक आर्च बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस आर्चिंग रूफ जो है आपकी जो है इससे बनती है आर्चिंग ऑफ द इंटरनल, आर्चिंग ऑफ इंटरनल ओब्लिक प्लस द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। और जो फ्लोर है ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि इंग्यूनल कैनाल जो है अबव द इंग्यूनल लिगामेंट प्रेजेंट होती है, तो आपका जो फ्लोर है वो इंग्यूनल लिगामेंट को प्रेजेंट करता है, प्लस इसमें एक और लिगामेंट होता है जिसको हम लेकुनार लिगामेंट भी कहते हैं, लेकुनार लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कंटेंट्स ऑफ द इंग्यूनल कैनाल, इसमें कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फीमेल और मेल में जो है वो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। मेल की बात करें तो इसमें स्पर्मेटिकोड होती है, ठीक है, और इलियो इंग्यूनल नर्व होती है, इलियो इंग्यूनल नर्व होती है। फीमेल में जो है ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस प्रेजेंट होता है, इसमें राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस, प्लस इसमें भी जो है आपका इलियो इंग्यूनल जो है वो नर्व होती है, ठीक है। अब आ जाओ इसके क्लिनिकल्स पर, क्लिनिकल्स कर कर जो है हम फिर इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फीमोरल ट्रायंगल, व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इंग्यूनल हर्निया, व्हाट इज क्लिनिकल कोरिलेशन हियर, वो है इंग्यूनल हर्निया, ठीक है। अब इंग्यूनल हर्निया जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट हर्निया होता है एंड इनडायरेक्ट हर्निया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक अनाटमी मुझे समझाने की जरूरत है, वो ये कि दिस इज योर एंटीरियर वॉल, ठीक है, और दिस इज योर फ्लोर ऑफ द इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। और यहाँ पर आपके दो मसल्स होते हैं जो कि रूफ की आर्चिंग करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल ओब्लिक मसल एंड द सेकंड वन इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है, ये रूफ बनाते हैं इंग्यूनल कैनाल की, ठीक है। और उसके बाद पोस्टीरियर साइड की बात करें तो पोस्टीरियर साइड पर जो है आपका ट्रांसवर्स फिशा होता है, ठीक है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि इंटीरियर में जो है एक स्पेशल किस्म का होल होता है जिसको हम सुपरफिशियल रिंग कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर में जो है खास किस्म का होल होता है, ठीक है, फेशियल ट्रांसवर्सालिस में, जिसको हम डीप इंग्यूनल रिंग कहते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है, यहाँ पर एक होल बना देता हूँ मैं, एक यहाँ पर होल बना देता हूँ, ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ऑफ दैट इज वर्थ मेंशनिंग, ठीक है। डायरेक्ट हर्निया क्या होता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट हर्निया की हेडिंग दे रहा हूँ, व्हाट इज डायरेक्ट हर्निया, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट हर्निया होता है, in this hernia the herniated part pierces the transversalis and exit through the superficial ring, ठीक है।
अब डीप जो रिंग है ये आपकी होती है ट्रांसवर्स फेसालिस। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दोबारा बना दे तो रिंग अच्छी हो जाएगी। मैं डीप रिंग थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्ट हर्निया है ये आपका हर्निएट होता है एंड पीर्स करता है फेशा ट्रांसवर्सालिस। ये जो आपका रेड कलर का मसल मैंने बनाया है दैट इज योर फेशा ट्रांसवर्सालिस। तो ये पोस्टीरियर वाल है, ठीक है। अब ये एक मसल है और ये डायरेक्ट हर्निया वो कह रहे हैं कि तब होगा जब ये एब्डोमिनल कंटेंट जो है इसको पीर्स करके जो है वो सुपरफिशियल रिंग से जो है आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपका जो ये ट्रांसवर्स जो है फेशा फेशा ट्रांसवर्स सैलिस है, जब ये वीक होगा। जो फेशा होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पर डायरेक्ट हर्निया नहीं करवाते, लेकिन जब ये वीक हो जाए तब ये डायरेक्ट हर्निया करवा सकते हैं। और ये वीक किन पेशेंट में हो सकते हैं? ओल्डर पेशेंट में। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लो कि डायरेक्ट हर्निया जो है ये ओल्डर पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। इसमें होता ही है कि आपका herniated part pierces the transversalis fascia and exits through superficial ring, ठीक है। उसके बाद आपने जो बात याद रखनी है, इट इज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। ये बात आपने याद रख ली। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें जो है ये जो डायरेक्ट हर्निया है ये नॉट रिड्यूसेबल इजीली, ठीक है। ये रिड्यूस नहीं हो सकता। आपको ग्रोइन में एक लंप नजर आएगा, ठीक है, डायरेक्ट हर्निया के पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये जो है नॉट रिड्यूसेबल इजीली। जो लास्ट पे आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि रिंग ओकुलियन टेस्ट इज पॉजिटिव। रिंग ओकुलियन टेस्ट इज पॉजिटिव। ये क्या होता है ये हम इनडायरेक्ट हर्निया को करने के बाद पढ़ेंगे व्हाट इज रिंग ओकुलियन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग दे दो व्हाट इज इनडायरेक्ट हर्निया। तो जो आपका इनडायरेक्ट हर्निया है ये जो है आपकी डीप इंग्यूनल रिंग से होता हुआ जो है आपके स्पर्मेटिक कोर में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका हर्निया है ये डीप इंग्यूनल रिंग एंटर होता है, ठीक है। हर्निएटेड पार्ट एंटर्स द डीप इंग्यूनल रिंग, ठीक है। और ये आपके स्क्रूटम में भी चला जाता है। आपकी जो भी इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स होता है या जीआईटी का ऑर्गन होता है लाइक इंटेस्टाइन होती है जो हर्निएट हो जाती है वो आपकी इस कोर्ट में आ जाती है तो वो स्क्रूटम तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। और ये किन पेशेंट्स में होता है? ये बेसिकली कॉमन इन यंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमन इन यंग एंड चिल्ड्रन। और ये चिल्ड्रन में इसलिए भी होता है कि प्रोसेसस वेजिनलिस जो है जिसने ऑब्लिटरेट हो जाना होता है नॉर्मली वो बाद औकात ऑब्लिटरेट नहीं होता और ये मोस्टली जो है ये राइट साइड पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब टेस्टिस की डिसेंडिंग होनी होती है तो आपका जो लेफ्ट टेस्टिस है वो पहले डिसेंड होता है रादर देन राइट, ठीक है। और उस समय जो है प्रोसेसस वेजिनलिस का भी जो है बहुत बड़ा रोल होता है ये राइट में इसलिए है कि जो राइट साइड का प्रोसेसस वेजिनलिस है वो ऑब्लिटरेट नहीं हो पाता जिसकी वजह से जो है आपका राइट साइड जो इंटरेक्ट हर्निया जो है मोस्टली जो है वो राइट साइड पर हो जाता है। बट हम ये नहीं कहते कि लेफ्ट साइड पर नहीं होता, होता है, लेकिन जो मोस्टली जो है ये राइट साइड पर होता है। और चिल्ड्रन में आप सबको पता है कि चिल्ड्रन में क्यों हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रोसेसिव वेजिनलिस की जो सिम्टम्स हैं ऑब्लिटरेशन जो है ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोसेसिव वेजिनलिस नहीं होती तो उसका जो बाद में हमें बच्चों में सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो बच्चों में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कॉमन इन यंग आल्सो, ठीक है। उसके बाद जो आपने बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और इसमें जो है आपका रिंग ओकुलियन टेस्ट जो है नेगेटिव होता है और ये इजीली रिड्यूसेबल होता है, ठीक है, इजीली रिड्यूसेबल, ठीक है। अब ये रिंग ओकुलियन टेस्ट क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्ट में क्यों होता है? ये इनडायरेक्ट में भी क्यों होता है? या देखो यहाँ पर मैंने आपको एनाटॉमी समझाई कि दिस इज योर जो डायरेक्ट हर्निया है वो सुपरफिशियल रिंग से एग्जिट हो जाता है, ठीक है, हो गया। और ये जो आपका इंटरेक्ट है ये इंग्यूनल डीप इंग्यूनल रिंग से जो है एग्जिट होता है और ये स्पर्मेटिक कोर वगैरह में ये स्क्रूटम में जाकर पहुंच जाता है। अब हमने हमें जो है हमें पता नहीं चल पाता, हजारी बात है, जब हमने फिजिकल एग्जाम करना होता है हमें थोड़ी पता होता है कि आया कि ये डायरेक्ट हर्निया ये इनडायरेक्ट हर्निया है। ये जो टेस्ट हम करते हैं ये बेसिकली हम कंसीडरेशन लेते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट इसमें भी नहीं बता सकते कि आया कि डायरेक्ट हर्निया या इनडायरेक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर हमें पता लग जाता है जब हम सर्जरी करते हैं हमें पता लग जाता है कि ये हर्निया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें अगर तो
मीडियल होगा, मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक तो डायरेक्ट होता है, ये हमें सर्जरी के दौरान ही पता लगता है। और अगर लेटरल टू द इंफीरियर होगा तो ये इनडायरेक्ट हर्निया ही कंसीडर होता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक पेशेंट आता है हमारे पास हर्निया का, वो कहता है कि मेरे ग्रोइन में लंप है, तो हम ये जानने के लिए कि आया कि वो डायरेक्ट हर्निया है या इनडायरेक्ट है, हम रिंग ओकोलियन टेस्ट करते हैं। और रिंग ओकोलियन टेस्ट में जो है हम डीप रिंग को जो है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो है डीप रिंग पर प्रेशर डालते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं टू कफ, ठीक है, खांसी करे, क्योंकि जब बंदा खांसता है तो एब्डोमिनल वॉल में प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट में क्यों है, बिकॉज ऑफ अगर डायरेक्ट तो भाई सुपरफिशियल से जा रहा है ना, तो जब वो बंदा खांसेगा तो हमने तो यहाँ उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो ये तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट, तो वो जब खांसेगा तो उसकी जो हर्निया साइज है वो इंक्रीज होगा, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिंग ओकोलियन टेस्ट, ठीक है। और अब ये नेगेटिव क्यों होता है इन इनडायरेक्ट हर्निया, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट हर्निया जो है वो डीप इंग्विनल कैनाल से जो है गुजरा होता है। जब हम इस कैनाल को ही प्रेस कर देंगे या कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो जब हम उसको कहीं खांसे तो वो जो हर्निया है वो साइज में इंक्रीज नहीं होगा, तो इसको जो हम नेगेटिव रिंग ओकोलियन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और एंडरी में एमसीक्यूज आता है कि इंफीरियर लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर एक निमोनिक है एमडी लाइज, ठीक है, एमडी। तो एमडी से मीन मीडियल, डी से डायरेक्ट, मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो आपका डायरेक्ट हर्निया होता है, और लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल वो आपका जो है इनडायरेक्ट हर्निया होता है, ठीक है। तो ये जो है बातें आपने याद रखनी है। होप्स हो कि मैंने आपको एक इजी वे में समझा दिया। गलती कोताही माफी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती हैं। अगर जहाँ कहीं गलती की है या तो आप मुझे बताओ ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करूँ। और मैं एक इंसान हूँ, खताएं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकती हैं, तो ये मत समझिएगा कि मैं अगर आपको लेक्चर करवा रहा हूँ तो एक बहुत प्रो बंदा बन के करवा रहा हूँ। जो मैंने सीखा हुआ है, मेरा भी ये नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, और ये कंप्लीट हो भी नहीं सकता जितना मर्जी बंदा पढ़ता रहे, ठीक है। जितना मैंने एक हिसाब लगाया, जितना मर्जी बंदा पढ़ता रहे, एंड पे आके बंदे को लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेडिकल फील्ड इसको कहते हैं, ठीक है। वास्ट नॉलेज है इस फील्ड में, जितना पढ़ोगे उतना लगेगा कि भाई हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियां करता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आपको एक इजी वे में जो एक्सप्लेन कर दूं, जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एनआरई के लिए वो मैं आपको दूं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिशों पर, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा लेक्चर कन्वे करने की, मैं उन उम्मीदों पर पूरा उतर रहूंगा। और अगर नहीं, अगर कोई करेक्शंस हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। आप मुझे बताओ ताकि मैं अपनी इंप्रूवमेंट्स और मजीद इंप्रूवमेंट कर सकूं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।